चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स लॉ। चलिए किरचॉफ्स लॉ को देखते हैं। चलिए आज है तारीख 27 अप्रैल। हाँ, 27 अप्रैल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पूरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? जबकि हम 10 क्लास में क्या पढ़ चुके थे? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बताता था? V और I का रिलेशन बताता था, वोल्टेज का रिलेशन V इक्वल टू आई आर। V I और R के बीच में दो चीज़ हमको मालूम रहता था, तीसरा चीज़ हम निकाल लेते थे। इसमें भी वही चीज़ देगा, लेकिन अंतर यह है कि वह जो सर्किट था यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते थे, बहुत सिंपल सर्किट होता था। उसमें आसानी से हम आई आर भी को कैलकुलेट कर लेते थे। अब कभी इसमें जटिल कॉम्प्लेक्स बहुत सारा ब्रांचेज, बहुत सारा सेल, बहुत सारा रेजिस्टेंस आकर जुड़ जाता है, तो ओम्स लॉ को यूज करके हमको V और I का कैलकुलेशन करना बहुत कठिन हो जाएगा या कि संभव ही नहीं हो पाएगा। तो उसको सलूशन करने के लिए ये किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत पड़ी। तो किरचॉफ्स लॉ ने दो लॉ लगाया है, दो लॉ बताया है। तो चलो, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और ये किरचॉफ्स लॉ समझने के लिए आप तैयार भी होंगे। तो चलिए किरचॉफ्स लॉ को शुरू करता हूँ। ये भी वही चीज़ है, V और I R के बीच में रिलेशन बताता है और बहुत सारे कैलकुलेशन को हम इजी वे से किस आर्म्स में कोई सर्किट है तो डिफरेंट आर्म्स होगा, उसके क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होगा, उसके क्रॉस करंट डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा अलग अलग। तो सारे चीज़ का कैलकुलेशन हम इसके माध्यम से करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का दो बेसिक रूल है, वो हम लोग पहले कर लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ को देखते हैं। दो बेसिक लॉ है, इसका रूल है, लॉ बोलो या रूल बोलो ना जी। अब पहला लॉ है कि किसी पॉइंट पर जितने करंट एंटर करता है वो उतना ही करंट वहाँ से लीव करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया। ये पॉइंट O पर एंटर कर रहा है, तो पॉइंट O से लीव कितना कर रहा है? I4 I5। तो कहने का मतलब हुआ ये I1 I2 I3 बराबर होगा I4 प्लस I5, यानी O पर आने वाले और O को छोड़कर जाने वाले, O पर आने वाले जितने करंट है उसका सम, O को छोड़कर जाने वाले टोटल करंट का सम बराबर होता है। यानी यदि हम जाने वाला को माइनस करें, आने वाला को प्लस करें, तो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एट ए पॉइंट 0 होता है। तो दो तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो पहला रूल है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट EC entering at a point is same as total number of leaving current from that point। तो चलो, ज़्यादा इस बात को कई ढंग से बोला जा सकता है, तो उसको अलग अलग ढंग से लिखकर उसके बात को बड़ा नहीं करता हूँ। यानी टोटल सम ऑफ करंट एट ए पॉइंट इज 0, आने वाला को प्लस, जाने वाला को माइनस। तो टोटल करंट
एट ए पॉइंट क्या होगा, ई 0। तो आने वालों को प्लस I1 I2 I3 प्लस हो गया, I4 माइन आने वाला है, I5 जाने वाला, तो 0 माइनस कर लिया। तो फिर इसी तरह से वही आ जाएगा, I1 I2 I3 बराबर क्या हो गया, I4 I5। तो चलो इसको और कंक्रीट बना लेते हैं, इसको और क्लियर कर लेते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कंसेप्ट को। एक ठो एग्जाम्पल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा। अब क्या है ना, चलिए तो आगे बढ़ाता हूँ। अब मान लो कि किसी पॉइंट पर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, यहाँ से जा रहा 7 एम्पियर और यहाँ जा रहा है 1 एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप जानते हो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या होगा, आने वाला I1 I2 I3 बराबर I4 प्लस I5, दो को जाने वाला है। इसको I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, इसको I3। तो क्या होगा, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर, इसका 7 एम्पियर है, कितना है 2 3 4, 2 3 4 है, और जाने वाला 7 एम्पियर अब प्लस 1 एम्पियर। तो 2 3 5 अब 5 4 9 एम्पियर हो गया, और यहाँ 7 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर ना, इधर लेके चला आइए। 9 एम्पियर माइनस 7 एम्पियर बराबर क्या हुआ, 1 एम्पियर, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर हो गया। x का वैल्यू 2 एम्पियर तो छोड़ दिए, 2 एम्पियर हो गया। तो चलिए ये पहला जो रूल था इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, KJL, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल। तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट, कोई भी सर्किट लेंगे उसमें एंटी क्लॉकवाइज जाए या क्लॉकवाइज जाए। अब क्या है ना, पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस मान लें, अब पोटेंशियल राइज को प्लस माने। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप को माइनस भी ले सकते हैं, पोटेंशियल राइज को प्लस भी ले सकते हैं। लेकिन एक ठो रूल कोई भी फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो आगे करता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप, इसको कहते हैं किरचॉफ्स सर्किटल लॉ, किरचॉफ सर्किटल लॉ। इसको प्रूव करते हैं। द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज सर्किट इज 0। बहुत आसान है, चलो आगे बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। अब क्या है ना, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा V इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अब साइन कन्वेंशन हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हैं, PD पोटेंशियल ड्रॉप को लेंगे पॉजिटिव, अब पोटेंशियल राइज को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और टोटल सम ऑफ पोटेंशियल चेंज ड्रॉप को प्लस और इंक्रीज को माइनस, और इस तरह से टोटल पोटेंशियल चेंज को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, चेंज इन टोटल सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इज 0। चलिए अब आगे काम शुरू करते हैं हम। इसको एक दो क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए सबसे सिंपल एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ इस किताब से, कोई देखते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है क्या, इजी क्वेश्चन, चलिए ठीक है।
एक सर्किट है, अब ये सर्किट लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले, एक क्वेश्चन लेता हूँ किताब बुक से और इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसका सिग्निफिकेंस को भी बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए अब एक सर्किट ले लेता हूँ और आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक सर्किट है ए बी, यहाँ पर एक आर्म्स है ए बी, ये है ए, ये है बी, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये है 3 ओम और ये है 3 वोल्ट, ये है 1.5 वोल्ट और है 2 ओम। चलिए अब क्या, कैलकुलेट द करंट इन द 2 रेजिस्टेंस और इन फिगर। यहाँ से आपको करंट I1 मान लिया, फिर पूरा सर्किट में तो वही निकलेगा इधर से करंट जाएगा लेकिन ये ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको मैं I2 ले लेता हूँ, यहाँ से I1, इधर से I2 मैं मान लेता हूँ, ये I2 है और I1 और I2 को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट से आप देख लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हूँ कि किसी क्लोज सर्किट में जितना पूरे सराउंडिंग में सेम करंट जाता है तो I1 I2 बराबर ही होगा। ये सर्कुलेट कर रहा है तो I1 और I2 आपस में क्या होगा, बराबर करेगा। लेकिन चलिए पहले रूल को देखता हूँ। अब इसमें हम कौन कैसा चलें, ए चल रहा है क्लॉकवाइज जैसे घूम रहे हैं, ए टू बी, वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा I1 R, ठीक है। बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जब जाऊंगा तो यहाँ ड्रॉप हो रहा है, हाई पोटेंशियल लो तो ये प्लस हो जाएगा, यानी भी यहाँ पर क्या कर दूँ, सी दे देता हूँ, यहाँ पर डी कर देता हूँ, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप वी बी माइनस वी सी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो इसको 1.5 प्लस, अब क्या है सी टू डी जाएंगे, बी सी से वी डी जाएंगे तो I2, यहाँ R1 क्या था 2 था, यहाँ पर I2 क्या है 3 है, तो 2I1 कर दिया, 3I2 कर दिया, ठीक है। और VD से VA क्या होगा, आपको यहाँ से तो पोटेंशियल राइज हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, 3 वोल्ट माइनस, टोटल जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2I1 3I2 माइनस 3 अब 1 माइनस 3 अब प्लस 1.5, अब ये 2I1 3I2 बराबर माइनस 1.5 इक्वल टू 0, यानी 2I1 3I2 बराबर 1.5 वोल्ट ना। एक इक्वेशन ये हो गया। अब क्या है, अब क्या करें, दूसरा तरीका क्या अपनाएं, यहाँ से I1 निकल रहा है, किसी पॉइंट को लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है ना, जब पूरा सर्किट एक वायर से घिरा हुआ है तो जितना करंट एंटर करेगा यहाँ पर I1, यहाँ से उतना ही करंट इसमें एंटर करेगा, तो यहाँ से I2 ही होगा, यानी I1 और I2 आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। एक सर्किट है तो जितना करंट यहाँ से लीव करेगा उतना ही करंट एंटर करेगा, इतना जान लीजिए। तो अब आगे चलता हूँ, I1 I2 बराबर है तो क्या होगा, इसको I मान लिया तो 2I 3I 1.5 यानी 5I 1.5, तो I का वैल्यू क्या होगा 1.5/5
यानी 0.3 एम्पियर। तो आपको मालूम है I1 और I2 बराबर है, तो क्या हो गया 0.3 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। अब इसमें क्या है ना, वीडियो को बड़ा नहीं करने के लिए मैं छोटा सिंपल क्वेश्चन दिया ताकि बोर्ड लेवल के बच्चे इसको आसानी से समझ जाएं। अब क्या है, अब आगे क्या करते हैं, दोनों लॉ तो आपने पढ़ लिया। एक बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कहा जाएगा जी हाउ कैन यू शो दैट द जंक्शन लाइज शो द सम ऑफ चार्जेज, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब क्या है ना, सम ऑफ चार्जेज। अब यहाँ पर क्या है, आपको मालूम है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करता हूँ, अब करंट किसी फ्लो में सर्किट में फ्लो करता है तो सेम समय किसी समय के लिए फ्लो किया होगा, यानी t टाइम में समय के लिए करंट फ्लो किया होगा तो t से मल्टीप्लाई किया, I1t I2t I3t। तो ये क्या हो गया Q, ये Q1 Q2 Q3। तो ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, माने टोटल चार्ज कंजर्व रहता है, यानी सम ऑफ चार्जेज को शो करता है, यानी चार्ज इसमें कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज ये मान लेते हैं एंटिंग है, ये लिविंग है, टोटल कमिंग चार्ज बराबर टोटल लिविंग चार्ज, चार्ज इज कंजर्व। अब है दूसरा, आपने देखा V1 V2 V3 ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो उसको अभी प्रूफ नहीं करते हैं। और एक छोटा सा और क्वेश्चन आपको कंक्रीट इसको बनाने के लिए, पूरा आपको किसी तरह का क्वेश्चन आए दिक्कत नहीं हो, तो मैं एक और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें एक सेल लगा हुआ है 24 वोल्ट का बैटरी, ये 27 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये है 6 ओम का, ये 4 ओम का, ये I1 है, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से दूसरे सेल से I2 निकल रहा है और यहाँ से I3 निकल रहा है। तो आपको I1 I2 I3 बताना है। तो चलिए कौन सा सर्किट लेते हैं। सर्किट में तो बहुत सारा सर्किट है, इसका नाम देता हूँ A B C D E F। तो कोई भी सर्किट लीजिए, इतना तो आपको मालूम है, यहाँ दोनों सेल एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, यानी दोनों सेल मिलकर जो करंट दे रहा है यहाँ पर I3 हो जाएगा, यानी I1 यहाँ पर जोड़े करंट का, तो आने वाला I1 I2 यहाँ से जाने वाला I3, तो I1 I2 बराबर I3, ये बाई KJL किरचॉफ जंक्शन लॉ हो गया। अब सर्किट 1 ए में चलता हूँ, ACFA, ABCFA में चलता हूँ, KCL किरचॉफ सर्किटल लॉ लगाता हूँ। अब क्या है, A से B चला, ठीक है, ये करंट I1 यहाँ से रिलीज कर रहा है तो I1 ही यहाँ आएगा, ठीक है, I2 ये छोड़ रहा है तो यहाँ पर I2 ही आएगा, ठीक है। अब चलो शुरू करता हूँ, ABCFA में क्या होगा, A से B चलूँगा तो 2I1 हो गया, A माइनस से ऊपर जा रहा है, राइज हो रहा है तो -27 हो गया, और ऐसे ही जा रहा हूँ तो फॉल्स हो रहा है, कितना है, दूसरा पहला 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट है, ये 27 वोल्ट है, ये ड्रॉप हो रहा है, यानी प्लस होगा, ये राइज ये ड्रॉप प्लस हो गया,
यहाँ से जा रहा हूँ, करंट को इधर दिखाया हो, इधर आते हुए दिखाया हूँ, यानी पोटेंशियल राइज, तो -6I2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2I1 -6I2, 27 में से 24 निकला तो 3 प्लस, तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। अब इसमें आता हूँ। अब क्या है ना, I3 दिखाया है, I3 4, ठीक है, ड्रॉप है। यहाँ से क्या है, 6I2 है, ये भी ठीक है। ये राइज है तो -27 इक्वल टू 0। I3 को लिख सकते हैं 4I1 प्लस I2 प्लस 6I2 बराबर 27। तो चलिए 4I1 हो गया, 4I2 और 6I2, 10I2 इक्वल टू 27। तो इक्वेशन I1 I2 ना, तो I1 I2 निकाल लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसको क्या कर दूँ, 4 बना देता हूँ। इक्वेशन 1 को क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ। इक्वेशन 2 ले लिया। अब क्या है ना, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंटू 2, 2 को इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेता हूँ। तो देखिए क्या है, ये 4I1 लिख दिया, 10I2 लिख दिया, ये 27 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको डबल करना है, 4I1 हो गया माइनस 12I2 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसको माइनस करना है ना, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है, माइनस कैंसिल, ये प्लस, तो 22I2 बराबर, ये प्लस करना है तो क्या हुआ, 33 हो गया। तो आपको निकल जाएगा I2 इक्वल टू 33/22। तो 11 3 33, 11 3 जा 11 2 जा, यानी 3/2 एम्पियर I2 हो गया। I2 हो गया तो I1 का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। किसी समीकरण में इसको बैठा देता हूँ। आपको मालूम हो गया ये I2 कितना हो गया, 3/2 एम्पियर। तो इस सर्किट को हटाता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा। अब देखो हमारा I2 आ गया कितना, I2 कितना आ गया, 3/2 एम्पियर। अब ये इस इक्वेशन को देखते हैं, 2I1 6I2 इक्वल टू -3, 2I1 6, यहाँ 3/2, यहाँ -3, तो 2 3 6, 3 3 9, ऊपर गया 2I1, ये 9 ऊपर इधर गया -3, तो कितना हो गया, 2I1 बराबर 6। तो I1 बराबर क्या हो गया आपको, 6/2 यानी 3 एम्पियर। अब I3 कितना होगा, तो I3 बराबर मालूम है जी I1 प्लस I2 ना जी, I1 प्लस I2। तो I1 कितना है, 3 एम्पियर, IA कितना है, 3/2 एम्पियर, यानी 4.5 एम्पियर हो गया। तो बहुत आसान था। और इस तरह से इस नियम को लागू करके आप बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया ताकि आपको सिंपल बनाने से पहले तो आपको दिमाग में बात समझ में आ जाए, कंसेप्ट हो जाए, उसके बाद आगे आप कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किरचॉफ्स लॉ का कैलकुलेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे, दोनों रूल को समझ गए होंगे, और किस तरह से चार्ज कंजर्व रहता है, एक में एनर्जी कंजर्व रहता है, दोनों बातों को आप समझ गए होंगे। तो हमारे
चैनल रंजीत सिंह के क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।